चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात चार धाम यात्रा की कर लेते हैं। गंगोत्री धाम के बाद आज यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं, जिसके बाद अब अगले 6 महीने तक बाबा केदार की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में की जाएगी। जबकि अगले महीने यानी कि 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। उत्तराखंड की इस ऐतिहासिक चार धाम यात्रा में इस साल श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और चारों धामों में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इसके मुताबिक अभी तक 50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए देवभूमि पहुंच चुके हैं। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी 25 नवंबर तक बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हुए हैं। 25 नवंबर के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे, यानी कि अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो जिसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल आंकड़ा 50 लाख है, लेकिन इसके ऊपर भी जाने की उम्मीद है। अप्रैल को जिस धूमधाम के साथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और फिर 2 महीने को केदारनाथ के कपाट खुले थे, उसी धूमधाम के साथ एक दिन पहले गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए और फिर आज केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। इन 3 देव धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया तय मुहूर्त में पूजा पाठ के साथ की गयी। पूजा पाठ के बाद जब मां गंगा, यमुना और भगवान केदारनाथ की फूलों से सजी डोली अपनी शीतकालीन प्रवास के लिए निकली, तो इनके दर्शन के लिए आस्थावान भक्तों का सैलाब उमड़ आया और 3 देव धाम मंत्रोच्चार और जयकारों से गूंज उठे। किसी ने पवित्र डोली को छूकर आशीर्वाद लिया और जो पवित्र डोली तक नहीं पहुंच पाया, उसने दूर से ही हाथ जोड़कर अपनी आस्था प्रकट की। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब अगले 6 महीने मां गंगा के दर्शन मुखबाग गांव में होंगे, जिसे मुखी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पाषाण मूर्ति है माँ गंगा की, जो कि जो है स्वयंभू यानी कि अपने आप उत्पन्न हुई है और इसी गंगोत्री मंदिर में वो स्थापित है। और सिर्फ एक भोग मूर्ति को जो चल विग्रह जिसे कहेंगे वही जो है उसका आवागमन होता है, यानी कि 6 महीने शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में रहती है और उसके बाद जब अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर जब कपाट खुलते हैं तो वो चल विग्रह जो भोग मूर्ति है वो गंगोत्री की ओर आती है। शुरू में जब गंगा मैया अक्षय तृतीया पर गंगा जी के कपाट खुलते हैं तो 3-4 दिन तक उस मूर्ति के जो श्रद्धालु आते हैं उसके दर्शन होते हैं। तब उसके बाद जो हमारी जो विग्रह मूर्ति जो चल मूर्ति है, जिसको हम शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में ले जाते हैं और गंगोत्री में लाते हैं, फिर हम उसका श्रृंगार करके उसको जो है वो एक हिसाब से श्रृंगार हो जाता है। फिर जो हमारी चल मूर्ति होती है उसके दर्शन वो करते हैं। कपाट बंद होने के मौके पर आस्था और भक्ति का जो अद्भुत मंजर एक दिन पहले गंगोत्री धाम में नजर आया था, कमोबेश वैसा ही भक्तिमय माहौल आज सुबह केदार घाटी में भी देखने को मिला, जब हजारों तीर्थ यात्रियों की मौजूदगी में केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की परंपराओं को विधि विधान के साथ निभाया गया। इसके बाद बैंड बाजी के साथ बाबा केदारनाथ की चल बिखरे पंचमुखी डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए रवाना कर दी गई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदारनाथ की चल बिखरे पंचमुखी डोली के दर्शन के लिए पहुंचे थे। देखिए, शीतकालीन यात्रा के समय में जो भी हमारे गद्दी स्थल हैं, ओंकारेश्वर है, पांडुकेश्वर है, मुखवा है, खरसाली है और जोशीमठ में भगवान नरसिंह मंदिर है, ये सभी स्थान हमारे पूरे शीतकाल में भक्तों के लिए, उनके दर्शन के लिए अनवरत रूप से वहाँ पर सभी पूजा पाठ विधि विधान से होते रहेंगे। मैं सभी देश भर के सभी भक्तों से, श्रद्धालुओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो शीतकाल का भी अपना यहाँ का प्रोग्राम बनाएं। उसके लिए भी हमने सब तैयारियां यहाँ पर की है। पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है।
केदारनाथ के बाद दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसके लिए मां यमुना के भाई शनिदेव की डोली खड़साली गांव से यमुनोत्री धाम पहुंची और फिर परंपरा के अनुसार वो कपाट बंद होने की विशेष पूजा अर्चना में शामिल हुए। पूजा संपन्न हो जाने के बाद मां यमुना की डोली खड़साली गांव के लिए रवाना कर दी गई। इस दौरान डोली के साथ चल रहे भक्तों ने मां के भजनों और जयकारों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। अगले 6 महीने तक मां यमुना का पूजन और दर्शन खड़साली गांव में मौजूद शीतकालीन मंदिर में किए जा सकेंगे। हालांकि 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट अगले महीने की 25 तारीख को दोपहर में 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, जिसके लिए 21 नवंबर से पंच पूजा शुरू होगी। खास बात यह है कि इस साल देवभूमि उत्तराखंड की इस 4 धाम यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये रिकॉर्ड है 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का। बताया जा रहा है कि इस साल अभी तक 50 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री 4 धाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं। हम लोग 4 धाम की यात्रा करके यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा लगा। केदारनाथ जी के दर्शन करके हम अभी बद्रीनाथ आए हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हम गुजरात अहमदाबाद से आए हुए हैं और यहाँ हमें इतना अच्छा लगा। व्यवस्था भी अच्छी है और दर्शन भी जल्दी हो गए। नई लाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना बढ़िया दर्शन हो गए कि हम जो सोचे थे उससे भी ज्यादा अच्छे दर्शन हो गए। हम मुंबई से हैं, दर्शन करने के लिए आए। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। हम लोग अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। हमारा पूरा 18 लोगों का ग्रुप हम यहाँ पे आए हैं। ये गढ़वाल ट्रैकर्स हैं, जो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ पाए हैं। और आज का हमने ये जो क्लोजिंग सेरेमनी जो आज विटनेस किया, इट इज़ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस। लाइफ में पहली बार देखा है ऐसा। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल मानसून सीजन के दौरान मौसम के बिगड़े मिजाज के चलते कई बार 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई। बावजूद इसके इस पवित्र तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है और देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 धाम यात्रा के लिए दौड़े चले आए हैं। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और चमोली से कमल नयन सुलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में आज भाई दूज का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मथुरा से लेकर अयोध्या तक भाई बहनों ने आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है और स्थिति का संबंध यमराज से होने की वजह से इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। परंपरा के मुताबिक इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और उसके हाथों से बना भोजन ग्रहण करता है। ऐसा करने से मान्यता है कि अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। ये तस्वीरें देश की अलग अलग नदियों की है, जहां सुबह से ही लोग आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। भाई दूज के त्योहार को लेकर लोगों में ने पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान और पूजा अर्चना की। भाई और बहन के बीच स्नेह, विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का प्रतीक है भाई दूज का ये त्योहार, जहां भाई की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए बहन ईश्वर से प्रार्थना करती है, उनसे आशीर्वाद मांगती है।
मथुरा के पवित्र घाटों पर सुबह से ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। यमुना में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से लोग कान्हा की नगरी मथुरा पहुँचे, जहाँ भाई बहनों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मैं नैरोबी कीनिया से यमुना स्नान के लिए स्पेशली आया हूँ। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसा मानते हैं कि हम लोग इस बंधन से छूट जाते हैं, जन्म के बंधन से। जैसे यमुना मैया ने अपने भाई यमराज के साथ स्नान किया था इसी विश्राम घाट पर, तो हम भी आज इसीलिए अपने भाई के साथ इसी विश्राम घाट पे स्नान करने आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे भी कई जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है, तब आज हमको स्नान करने को मिला है। बोलो यमुना मैया की जय। हर साल भाई दूज के मौके पर दूर दराज से यहाँ बड़ी तादाद में भाई अपनी बहनों के साथ पवित्र स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज और यमुना जी सूर्य देव के पुत्र पुत्री है और यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये वरदान दिया है कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के साथ यमुना में डुबकी लगाएगा वो सीधा बैकुंठ धाम जाएगा। लिहाजा हर साल भाई दूज पर यहाँ लोगों की भीड़ पवित्र स्नान के लिए उमड़ पड़ती है। पहले भाई बहन यमुना में स्नान करते हैं और उसके बाद यमराज के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आज जो भाई दूज का पर्व है बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ यहाँ मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या में भाई बहन यहाँ पहुँचे हुए हैं और यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। बताया जाता है कि जो यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन थे, तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज से एक वरदान मांगा कि भाई यम द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति यहाँ अपनी भाई बहन के साथ आके स्नान करेगा वो यम फांस से मुक्त हो जाएगा। तो यम फांस से मुक्त होने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ भाई बहन पहुँचते हैं और यमुना जी में स्नान करते हैं। परंपरा के मुताबिक भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाता है और उसके हाथों से बना भोजन ग्रहण करता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अयोध्या में भी सरयू तट पर लोग आस्था की डुबकी लगाते दिखाई दिए। आज भाई बीज का स्नान है, बहुत महत्व है। हम भाई बहन दोनों साथ में आए। भाई बीज का स्नान करने में यमराज का रोज जा रहा है और सब भाई बीज का स्नान करने में खूब महत्व है। मैं सभी बहनों को लेके साथ में भाई बीज का स्नान करने आया हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, सबको आना चाहिए। ये पवित्र स्थान है हमारा यमुना महारानी का। जय यमुना मैया। वैसे तो भाई और बहन के बीच प्रेम और बंधन का प्रभाव बनाए रखने की भावना ही इस त्योहार के केंद्र में है, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इस दिन किए गए पूजा पाठ को बेहद शुभ और फलदायी और साथ ही मंगलकारी बताती हैं। यमराज और यमुना से जुड़े भविष्य पुराण की कथा के चलते भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है और इस दिन यमुना और यमराज की पूजा करने का बड़ा महत्व बताया जाता है। यम द्वितीया पर मृत्यु के देवता यमराज की कृपा पाने के लिए विधि विधान से उनकी पूजा करने की मान्यता है। तो आज यम द्वितीया है। आज जो भक्तगण दर्शन पूजन करेंगे यमराज जी का, उनको यमराज जी से किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, अर्थात ये भी कह सकते हैं वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। राजस्थान के धौलपुर जिले से आई ये तस्वीर काफी भावुक कर देने वाली है। धौलपुर जिला कारागार में बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना कर उनसे मिलने पहुंची, जहां बहनों ने भाइयों के सूने माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना की। हमने हमारे बंदियों से उनकी बहनों को मिलवाने की व्यवस्था करी है। उसमें पूरी जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनका तिलक करवाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो नेगेटिव एनर्जी है उससे हम इनको पॉजिटिव दिशा की तरफ मोड़ सकें।
भाई बहन के मिलन से जेल परिसर में माहौल भावुक हो गया। भाइयों से मिलकर बहनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। भाई और बहन के प्रेम की झलक यूपी के कानपुर में भी देखने को मिली। यहाँ कानपुर जिला कारागार में बहनों ने भावुक मन से जेल में बंद भाइयों के माथे पर टीका कर उनकी लंबी उम्र की कामना की। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे। अगली अच्छी खबर भारतीय सेना से जुड़ी है, जिसने अपनी युद्ध क्षमता को और प्रभावी बनाने के लिए भैरव बटालियन नाम की नई यूनिट्स का गठन शुरू कर दिया है, जिसके तहत 25 भैरव बटालियन का गठन किया जा रहा है। और ये बटालियन न सिर्फ पैदल सेना को आधुनिक और घातक बनाएगी, बल्कि पैदल सेना और स्पेशल फोर्सेस के बीच के कैपेबिलिटी गैप को भरने में भी कारगर साबित होगी। और जानकारी के मुताबिक इन भैरव बटालियन को तेज और घातक कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर फौरन ऑपरेशन करने के लिए बटालियन हमेशा तैयार रहे। दुश्मन पर होगा प्रचंड प्रहार। जब भैरव बटालियन करेगी अपना वार। इनकी ताकत और इनका रण कौशल दुश्मन को करेगा चारों खाने चित, क्योंकि ये बटालियन पैदल सेना को आधुनिक और घातक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। दरअसल जंग के बदलते तौर तरीकों और बॉर्डर पर बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, जिसके तहत 25 नई भैरव बटालियन बनाई जा रही है। भारतीय सेना में डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने बताया कि भैरव बटालियन को तेज और घातक कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि देश की सरहदों पर फौरन ऑपरेशन करने के लिए ये बटालियन हमेशा तैयार रहे। भारतीय सेना की इन्फेंट्री के पास न सिर्फ 382 अश्नी प्लाटून्स होंगी, बल्कि 25 भैरव बटालियंस के साथ देश की सेना सबसे ज्यादा ताकतवर, धारदार और दुश्मन को किसी भी मोर्चे पर कम से कम वक्त में हराने के लिए तैयार होगी। जानकारी के मुताबिक अभी 5 भैरव बटालियन पूरी तरह से ऑपरेशनल है, 4 तैनाती की प्रक्रिया में है, जबकि बाकी 16 बटालियन 15 नवंबर से गठित की जाएंगी, जो अगले 6 महीनों में काम करना शुरू कर देंगी। हर भैरव बटालियन में करीब 250 जवान होंगे, जो अलग अलग शाखाओं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल्स और एयर डिफेंस से होंगे। इसीलिए ये भैरव बटालियन सामान्य पैदल सेना जैसी नहीं है, बल्कि ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस और घातक है, जो स्पेशल फोर्सेस और रेगुलर इन्फेंट्री के बीच की खाई को पाटने का काम करेगी। भैरव बटालियन का काम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस, दुश्मन की जानकारी जुटाना और उसकी गतिविधियों को रोकना होगा। भारतीय सेना मौजूदा चुनौती के साथ साथ भविष्य की लड़ाई के लिए भी खुद को तैयार कर रही है, और इसीलिए हथियारों के आधुनिकीकरण के साथ साथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जुलाई के महीने में भैरव बटालियंस के साथ साथ अश्नी प्लाटून्स की घोषणा की थी, और अब तक 5 भैरव बटालियंस बना दी गई हैं, जिनका डिप्लॉयमेंट अलग अलग मोर्चों पर हो गया है, जबकि 4 अंडर प्रोसेस हैं और बाकी बची हुई भैरव बटालियंस को नवंबर में बनाना शुरू किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार के मुताबिक अब तक सेना में ड्रोन ऑपरेशंस के लिए 382 खास ASHNI प्लाटून भी बनाई गई है, जिसके पास कई तरह के खास ड्रोन है। इनके जरिए निगरानी करना,
जानकारी जुटाना, दुश्मन पर नजर रखना और हमले जैसे काम किए जा सकते हैं। यानी ये अश्नी प्लाटून सेना के लिए आग का काम कर रही है, क्योंकि पहले सैनिक दूरबीन से निगरानी करते थे, मगर अब ड्रोन के जरिए बिल्कुल सटीक जानकारी बिना जोखिम उठाए मिल जाती है, जिसके चलते जंग के दौरान नुकसान कम होगा और सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर अश्नी प्लाटून्स की बात की जाए तो हर एक इन्फेंट्री बटालियन यानी कि 382 इन्फेंट्री बटालियंस को एक एक अश्नी प्लाटून दी जाएगी। अश्नी जिसका मतलब होता है अग्नि, ये वो बटालियंस होंगी और वो प्लाटून्स होंगी जो ड्रोन से लैस होंगी। इनके पास खास तरह का कौशल होगा, सरप्राइज एलिमेंट होगा और ये किसी भी मोर्चे पर भविष्य की किसी भी लड़ाई के लिए तैयार होंगे। जब पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे देश हो तो सरहदों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की ऐसी तैयारी बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर भैरव बटालियन और अश्नी प्लाटून देश की सुरक्षा की एक नई ढाल है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सदैव तत्पर और तैनात। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।